देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है उपचयन एवं अपचयन। तो उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं और अपचयन आपका अपचयन ही है। उपचयन का दूसरा नाम जो होता है वो ऑक्सीकरण होता है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपका जो टॉपिक पढ़ा था द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी और उससे आगे आज हम अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे जो हमारा पांचवा प्रकार है। और पांचवा प्रकार आपका है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण मतलब यानी कि ये उपचयन को हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, ठीक। जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, अगर कोई पदार्थ है उसके अंदर अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है या हाइड्रोजन का ह्रास हो जाता है या उसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं हमारे पास जो कॉपर है, क्या है, कॉपर है, ठीक। अब इसके अंदर आपका ये O2 है। अब ऑक्सीजन की वृद्धि देखिए, यहाँ पर ये पदार्थ है कॉपर तांबा और इसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी तो आपका यह अभिक्रिया जो कहलाएगी वह अभिक्रिया जो है आपकी, यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी आपकी? उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आपको मैंने बताया कि वह रासायनिक अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन के मतलब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, ये जुड़ के इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो यह आपकी उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, यानी कि हाइड्रोजन अगर निकलता है तो यह अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है? आपकी उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन निकल जाता है, तो हम इस प्रकार से एक रिएक्शन देख सकते हैं। इस प्रकार से एक रिएक्शन है आपकी, देखिए, ऑक्सीजन का ह्रास, यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा। देखिए, अब इस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो आपका ये ऑक्सीजन का यहाँ से ह्रास हो गया और ये बन गया आपका H2O। तो पता है, जब किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी कि निकल जाता है तो वह अभिक्रिया कहलाती है आपकी अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। सभी को समझ में आया होगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, इसके अंदर ये जुड़ा तो ये ऑक्सीजन में वृद्धि हुई इस पदार्थ के अंदर, तो यह उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और वह अभिक्रिया जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी कि ऑक्सीजन निकल जाती है, ये पदार्थ था इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल गई तो वो क्या कहलाती है आपकी? O फॉर ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन निकल जाती है तो यह आपकी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। सभी को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल आपको एक ही अभिक्रियाओं के अंदर दिए गए हैं। एक ही अभिक्रिया मैंने आपको बता देता हूँ, देखिए, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। अभिक्रिया में कॉपर सेकंड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। अभिक्रिया में कॉपर सेकंड ऑक्साइड में, ये कॉपर सेकंड ऑक्साइड है, ये क्यूपर का ऑक्साइड होता है तो आपको यहाँ पर बता दिया गया है कॉपर सेकंड ऑक्साइड, इसका नाम है CuO का, में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी, Cu बनेगा,
CuO में से ऑक्सीजन निकलेगी तो क्या बनेगा, Cu बनेगा। ठीक, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है इसलिए यह अपचयित हुआ। तो ये अपचयन अभिक्रिया हो गई आपकी। कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ तो अपचयन अभिक्रिया। और यहाँ बताया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ये हाइड्रोजन है आपका और ये हाइड्रोजन है, इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, यहाँ से निकला और इसके साथ जुड़ गया। तो ऑक्सीजन में जब वृद्धि हो रही है तो मैंने बताया था कि इसलिए यह उपचयित हुआ है। उपचयित मतलब यानी कि ऑक्सीकरण हुआ है। इसे आरेखीय रूप से इस प्रकार दिखाया जा सकता है जैसे कि ये आपको दिखाया गया है। यहाँ से ह्रास हुआ, ऑक्सीजन निकली, कॉपर बना। तो जब ह्रास होता है तो आपकी अपचयन अभिक्रिया, और यहाँ से H2O के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है। जब ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो वह उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। इन दोनों अभिक्रियाओं के योग को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यह जो अभिक्रिया है आपकी, ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगर ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हों, जैसे इस रिएक्शन के अंदर, इस अभिक्रिया के अंदर दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, तो ये आपकी क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या फिर आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद हम पदार्थ की बात करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा कि आपका उपचायक व अपचायक पदार्थ है। उपचायक व अपचायक पदार्थ उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया में, ठीक, यह रेडॉक्स अभिक्रिया जो मैंने बताई, जब ऑक्सीकरण या और अपचयन किसी रासायनिक अभिक्रिया में दोनों साथ साथ होते हैं तो वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीजन त्यागता है या हाइड्रोजन ग्रहण करता है उपचायक कहलाता है, यानी कि आपका ऑक्सीकारक यानी कि उपचायक कहलाता है। क्या कहलाता है, वह उपचायक कहलाता है। जो क्या करेगा, ऑक्सीजन त्यागता है। अभी आपको मैंने जो रिएक्शन दिखाई, यहाँ पर इस पदार्थ ने ऑक्सीजन को त्यागा, CuO ने क्या करा, ऑक्सीजन को त्यागा। ठीक, ऑक्सीजन त्यागा जब भी तो Cu बना। जो पदार्थ ऑक्सीजन त्यागता है, जो पदार्थ ऑक्सीजन त्यागता है और या हाइड्रोजन ग्रहण करता है, अगर यह हाइड्रोजन ग्रहण करता है तब भी, तो यह उपचायक कहलाता है। इतनी सी बात समझिए कि बस जो पदार्थ ऑक्सीजन त्यागता है वह क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक पदार्थ या उपचायक पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचायक पदार्थ। आगे इसने बताया आपको, जैसे अभिक्रिया CuO अपचायक है। क्या है ये, CuO, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। दूसरी ओर रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन त्यागता है अपचायक कहलाता है। देखिए, इसने ऑक्सीजन ग्रहण करा, H2 ने क्या करा, हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को जो इसने त्यागा था उसको ग्रहण कर लिया, तो ये ग्रहण करता है वह अपचायक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। ठीक, आप इसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बता सकते हैं। यहाँ जैसे कि अभिक्रिया H2 अपचायक है, ये अभिक्रिया आपको यहाँ पर लिख देनी है जब आपका क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। इस चैप्टर से संबंधित हमारे लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं। वो लास्ट के 2 टॉपिक कौन से हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। संक्षारण की बात करेगा, इसे कोरोसन कहते हैं इसे। और कोरोसन क्या होता है आप सभी समझ लीजिए कि धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना, जैसे आपने देखा होगा लोहे को अगर हम नमी या गीली जगह पर रख देते हैं तो क्या होता है, उस पर जंग लग जाती है और जंग लगने के कारण लोहा धीरे धीरे नष्ट होता चला जाता है, और नष्ट होने की विधि ही आपकी संक्षारण कहलाती है। धातु, लोहा एक धातु है और उसका धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या समझा रहा है कि जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता मतलब होती है नमी, ठीक, अम्ल एसिड होते हैं, आदि से प्रभावित होती है तो यह संरक्षित होती है। संरक्षित मतलब नष्ट होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। लोहे की नई वस्तुएं चमकीली होती हैं लेकिन कुछ दिनों बाद उन पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं, आप सभी जानते हैं।
संक्षारण के कारण चांदी की वस्तुओं की सतह काली पड़ जाती है। चांदी जो होती है वो संक्षारण के कारण कैसी होती है, काली हो जाती है। तांबे की वस्तुओं की सतह हरी हो जाती है। तांबे की वस्तु पर अगर जंग मतलब जो संक्षारण क्रिया होती है धीरे धीरे जब नष्ट होती है तो उन पर हरी कलर की परत चढ़ जाती है। संक्षारण के कारण कांच के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज आदि की बहुत क्षति होती है। मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। न क्षति मतलब नुकसान पहुंचना। ठीक, लोहे की जो रेलिंग होती हैं, जहाज होते हैं और कार के ढांचे होते हैं जो ठीक फ्रेम जो बनाए जाते हैं कार के। इसके बाद संक्षारण आपको समझ में आया होगा कि धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ठीक। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता जो होती है आप समझ लीजिए कि अगर हम कोई तेलीय पदार्थ जैसे चिप्स वगैरह होते हैं हमारे, ठीक है, अचार वगैरह होते हैं, अगर हम इन्हें खुले में रख देते हैं कई दिनों तक तो इनमें एक बदबू सी आने लगती है और फफूंदी सी जम जाती है और ये खट्टे हो जाते हैं। मतलब इनका स्वाद चेंज हो जाता है। उस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जब वसा और तेल यानी कि वसा मतलब फैट यानी कि चिकनाई और तेलों का उपचयन ऑक्सीकरण होता है या वे काफ़ी समय तक खुले में रखे होते हैं तो उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं। उनकी गंध भी बदल जाएगी और स्वाद भी बदल जाते हैं। हम कहते हैं कि वे विकृत गंधी हो गए। इस घटना या स्थिति को विकृत गंधिता कहते हैं। तेलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए उनमें प्रति ऑक्सीकारक या उपचयन को रोकने के लिए पदार्थ मिलाए जाते हैं। ठीक। अब यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा कि तेलीय पदार्थ जैसे चिप्स है, आप चिप्स को काफ़ी दिनों तक खुला छोड़ दीजिए और रख दीजिए तो उसमें क्या होगा, उसका स्वाद भी चेंज हो जाएगा और उसको उनका गंध भी उनमें उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं। मतलब गंध भी बदल जाएगी और स्वाद भी बदल जाएंगे तो उस क्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर क्लोज हो रहा है। सभी बच्चे इस चैप्टर से संबंधित जो आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी और वो एक्सरसाइज आपको कॉपी पे अपनी करना है। सभी सब्जेक्ट यानी कि आपके साइंस में 3 सब्जेक्ट हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की जो कॉपी बनेगी वो अलग अलग कॉपी बनेंगी। सभी बच्चे इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज कराई जाएगी आपको वो एक्सरसाइज कॉपी में अपनी करनी है, जिससे आपकी कॉपी जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो आपकी कॉपी चेक हो सके। सभी बच्चों को ये काम करना है। ठीक, चलिए हम बात करते हैं अगली वीडियो के अंदर इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।